सोचो, वो दिन जब आसमान काला पड़ जाए, सांस लेने के लिए हवा बिके और पानी सोने से भी महंगा हो, खेतों में अन्न नहीं बल्कि जहर उग रहा हो, और फैक्ट्रियों से निकलती मशीनें इंसानों से ज्यादा इंसान बन जाएं, जहां सरकारें जनता को बचाने की बजाय उन्हीं पर जासूसी कर रही हों, और अमीर अपने बच्चों का डीएनए बदलकर उन्हें नए इंसान बना रहे हों, जबकि करोड़ों लोग खाने की एक रोटी के लिए लड़ रहे हों। डर लग रहा है? होना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हमारी दुनिया का आज और कल है। स्लावोज इक ने जिस एंड टाइम्स की चेतावनी दी थी, वो अब सिर्फ लिविंग इन द एंड टाइम्स किताब का ख्याल नहीं, हमारे दरवाजे पर खड़ा सच है। हम सोचते थे दुनिया का अंत कभी मीटियोर या परमाणु युद्ध से होगा, पर असली अंत तो चुपचाप हमारे बीच पल रहा है। जलवायु की तबाही, पूंजीवाद का नशा, टेक्नोलॉजी का गुलामी वाला जाल और समाज की टूटती हुई रूह में ये किताब आपको डराने नहीं आई बल्कि आपकी आंखें खोलने आई है, ताकि आप देख सको कि हम किस खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इस एंड टाइम्स में डूब जाएंगे या इससे नई दुनिया की शुरुआत करेंगे? चैप्टर 1, जलवायु का युद्ध। गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये मौत बन चुकी है। पिछले कुछ सालों में शहरों की सड़कों पर लोग ऐसे गिरे हैं जैसे किसी ने अदृश्य गोली चला दी हो। कहीं लू ने हजारों की जान ले ली, तो कहीं अचानक आई बारिश और बाढ़ ने पूरे शहरों को डुबो दिया। जंगल आग से ऐसे जलते हैं जैसे धरती खुद गुस्से में आकर अपनी देह को राख में बदल रही हो। और हम क्या करते हैं? ऐसी के कमरे में बैठकर सोचते हैं कि ये सब किसी और के साथ हो रहा है, हमें क्यों फर्क पड़ेगा? पर असली सच ये है कि हम सब इस युद्ध के सैनिक हैं, चाहे चाहे या न चाहे। जब खेत सूख जाते हैं, गांव की जमीन बंजर हो जाती है, तो लोग पलायन करके शहर की ओर बढ़ते हैं। शहरों में उनकी भीड़ नौकरियों और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष को बढ़ा देती है। यही संघर्ष धीरे धीरे सामाजिक तनाव और दंगों में बदल जाता है। एक तरफ अमीर अपने ग्रीन घरों, एयर कंडीशनर और इलेक्ट्रिक कारों का दिखावा करते हैं, दूसरी तरफ गरीबों को जलते सूरज के नीचे काम करने और जीविकोपार्जन के लिए मजबूर किया जाता है। ये युद्ध बम और गोलियों से नहीं बल्कि गर्म हवा, जहरीले पानी और डूबती जमीन से लड़ा जा रहा है। इसके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं दिखती, कोई झंडा नहीं लहराता, लेकिन खतरा हर जगह मौजूद है। कहते हैं कि सबसे खतरनाक यह है कि दुश्मन कोई बाहरी नहीं बल्कि वही सिस्टम है जिसे हमने बनाया। पूंजीवाद ने प्रकृति को केवल एक बिजनेस समझ लिया। पेड़ लकड़ी है, नदियां सिर्फ पानी बेचने का अवसर है, और हवा एक ऐसा संसाधन है जिसे फिल्टर करके पैकेट में बेचा जा सकता है। इस युद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर रोज इंसान अपनी पहचान और जीवन के लिए संघर्ष करता है, लेकिन असली दुश्मन हमारे अपने हाथों से बना सिस्टम है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं अब सिर्फ खबरें नहीं रह गई हैं, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। छोटे शहर, गांव और बड़े मेट्रो, कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। लेकिन सवाल यही है, जब खुद जमीन हमारे पैरों तले से खिसक रही हो, जब पानी और हवा ही हमारे जीवन की शर्तें तय कर रही हो, तो क्या हम अब भी मानेंगे कि सब ठीक है, या हमें एहसास होगा कि ये बस शुरुआत है और आगे जो आने वाला है वो कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा अराजक और कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है? हर सूखी नदी, जलती हुई जमीन और बर्बाद खेत हमें ये संदेश दे रहे हैं कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता। इंसान अब या तो जागेगा और कदम उठाएगा, या खुद इस युद्ध में हार जाएगा। यही वो चेतावनी है जो धीरे धीरे इंसान के भीतर डर, बेचैनी और सवालों की आग जला रही है। चैप्टर 2, इंसान से भगवान तक। इंसान हमेशा से अपने भाग्य को बदलने का सपना देखता आया है, लेकिन आज उसने अपने ही शरीर और जीवन के ताने बाने में छेड़छाड़ शुरू कर दी है। लैब में बैठा वैज्ञानिक अब किसान की तरह बीज नहीं बो रहा,
बल्कि सीधे इंसान का डीएनए लिख रहा है। जैसे कोई किताब के पन्ने पलटकर नए शब्द जोड़ दे। ये खेल अब बच्चों तक पहुंच चुका है। डिजाइनर बेबीज की बातें अब सिर्फ खबरों में नहीं, बल्कि वास्तविक प्रयोगशालाओं में हो रही है। माता पिता अपने बच्चे का रंग, कद, बुद्धि और स्वास्थ्य पहले से चुन सकते हैं। सुनने में कितना आकर्षक लगता है ना? लेकिन जरा सोचो, जब इंसान इंसान को ही एक प्रोडक्ट की तरह कस्टमाइज करने लगे, तो फिर असली इंसानियत और प्राकृतिक जीवन कहां बचेंगे? इसी बीच टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे हमारे अंदर घुस रही है। मशीनें अब सिर्फ हाथों में नहीं, बल्कि दिमाग और सोच तक पहुंच गई है। स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और एआई अब केवल उपकरण नहीं, बल्कि इंसान के मानसिक और भावनात्मक हिस्से का हिस्सा बन गए हैं। हम खुद को ज्यादा आजाद समझते हैं, जबकि सच ये है कि हम उन एल्गोरिदम्स के गुलाम बन गए हैं जो हमें बताते हैं क्या देखना है, क्या खरीदना है, किससे प्यार करना है और किससे नफरत। कल्पना कीजिए एक शहर में जहां माता पिता अपने बच्चों के डीएनए में सुधार कर रहे हैं। छोटे बच्चों की बुद्धि, शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य पहले से तय हो रहे हैं। वहीं गरीब बच्चे वही सामान्य जीवन जीने को मजबूर हैं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ आर्थिक खाई नहीं, बल्कि जेनेटिक्स की खाई भी बढ़ रही है। अमीरों की अगली पीढ़ी और ज्यादा मजबूत, स्मार्ट और स्वस्थ होगी, जबकि गरीब वही संघर्ष, बीमारी और कमजोर शरीर के साथ आगे बढ़ेंगे। बताते हैं कि ये वो मोड़ है जहां इंसान ने खुद को भगवान समझ लिया है। सोचा कि अब वो जीवन को नियंत्रित कर सकता है, जीवन और मौत के नियम खुद बना सकता है। लेकिन हर नई ताकत के साथ नया डर भी पैदा होता है। अगर डीएनए में छेड़छाड़ सिर्फ इलाज या बीमारियों के सुधार के लिए हो तो ठीक है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल सिर्फ अमीरों की अगली पीढ़ी को और ताकतवर बनाने के लिए किया जाता है, तो ये समाज, न्याय और इंसानियत के लिए खतरा बन जाता है। हम अब ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां इंसान और मशीन की सीमाएं धुंधली हो रही है। सवाल ये नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, सवाल ये है कि हम क्या करने की इजाजत देंगे। क्योंकि जिस दिन हमने सारी सीमाएं तोड़ दी, उस दिन शायद पीछे मुड़कर देखने का भी मौका न मिले। इंसान की ये लालच और विज्ञान की ताकत अब केवल प्रयोगशाला और शहरों तक सीमित नहीं रही। ये पूरी दुनिया के भविष्य और इंसानियत को चुनौती दे रही है। और यही सिर्फ एक और डरावनी शुरुआत है। इसके असर अभी पूरी तरह से दुनिया ने देखे ही नहीं है। ये वो चेतावनी है जो इंसान को अंदर से हिला देती है और सोचने पर मजबूर करती है कि कहां तक इंसान अपनी खुद की बनाई ताकत को नियंत्रित कर पाएगा और कब वो खुद अपनी कृतियों का शिकार बनेगा। चैप्टर 3, पूंजीवाद 2.0। पैसा अब सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं रहा, ये हमारी सांसों से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। दुनिया का सिस्टम ऐसे चलता है जैसे एक कैसिनो हो, जहां कुछ ही लोग लाखों करोड़ जीत रहे हैं और बाकी भीड़ अपने हिस्से की आखिरी पूंजी हारती चली जा रही है। पूंजीवाद का ये नया चेहरा, जिसे लोग चमक दमक और प्रगति का नाम देते हैं, असल में भूख और असमानता की दीवार पर खड़ा है। बाजार अब भावनाओं से खेलते हैं। शेयर मार्केट, क्रिप्टो, रियल एस्टेट सब एक ऐसे बुलबुले की तरह हैं जो कब फूटेंगे किसी को पता नहीं। अमीर लोग इस बुलबुले पर सवारी करते हैं और जब यह गिरता है तो नीचे दबने वाले हमेशा गरीब और मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। यही वजह है कि एक तरफ अरबतियों की दौलत मिनटों में बढ़ती है और दूसरी तरफ करोड़ों लोग रोज 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। 2008 की मंदी हमने देखी थी, पर आज हालात उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। कर्ज पर खड़े साम्राज्य, नकली ग्रोथ दिखाने वाली कंपनियां और सरकारों की चुप्पी, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुन रहे हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। और सबसे खतरनाक खेल यह है कि इस सिस्टम को बचाने के लिए हमेशा जनता की जेब काटी जाती है, कभी टैक्स के नाम पर, कभी महंगाई के बोझ से। पूंजीवाद ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि विकल्प ही कोई नहीं है, पर सच तो यह है कि यह सिस्टम अपने ही बोझ से धीरे धीरे टूट रहा है। सवाल यह नहीं कि यह गिरेगा या नहीं,
सवाल सिर्फ इतना है कि जब ये गिरेगा तो हमें अपने नीचे दबा देगा या हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा। और जैसे जैसे ये खेल गहराता जा रहा है, दुनिया और भी अजीब तरह से बंटती चली जा रही है। चैप्टर 4, टूटी हुई सोसाइटी। जब पेट खाली हो और जेब में उम्मीद से ज्यादा कर्ज हो तो इंसान दुश्मन तलाशने लगता है। असली गुनहगार पूंजीवाद और टूटा हुआ सिस्टम होता है, पर गुस्सा जाकर फूटता है पड़ोसी पर, किसी दूसरी जाति या धर्म पर, किसी और रंग की त्वचा पर। यही है आज की सोसाइटी की सबसे बड़ी त्रासदी। हम सब मिलकर उसी घर को जलाने लगे हैं जिसमें खुद रहते हैं। कभी धर्म की आड़ में लड़ाई भड़कती है, कभी जाति और नस्ल की दीवारें और ऊंची हो जाती है। सोशल मीडिया ने इस आग में और तेल डाल दिया है। एक झूठी खबर, एक फोटो, एक उकसाने वाली पोस्ट, और देखते देखते भीड़ खून बहाने पर उतर आती है। ये भीड़ भूल जाती है कि जिनके लिए वो लड़ रही है वे ताकतवर लोग अपनी ऊंची इमारतों और सुरक्षित बंगलों में बैठे मजे से तमाशा देख रहे हैं। भारत में धर्म और जाति की राजनीति, अमेरिका में नस्ल का संघर्ष, यूरोप में प्रवासियों को लेकर नफरत, हर जगह पैटर्न एक जैसा है। असली मुद्दे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ हवा पानी पीछे धकेल दिए जाते हैं और सामने खड़ा कर दिया जाता है झूठा डर। वो लोग तुम्हारा हक छीन लेंगे। इस डर का नतीजा ये होता है कि गरीब गरीब से लड़ता है और अमीर अपने सिंहासन पर और मजबूत हो जाता है। समाज की दरारें इतनी गहरी हो चुकी है कि अब लोग सच और झूठ में फर्क करना ही नहीं चाहते। उन्हें बस एक दुश्मन चाहिए और कोई भी नेता, कोई भी ताकत उन्हें वही दुश्मन दिखा देती है। यही वजह है कि दुनिया आज खून, नफरत और विभाजन के धुएं से घिरी हुई है। और ये धुआं सिर्फ इंसानों को नहीं, पूरी इंसानियत को अंधेरे की तरफ धकेल रहा है। चैप्टर 5, टेक्नोलॉजी का पिंजरा। हमने सोचा था कि टेक्नोलॉजी हमें आजाद करेगी, हमें नई संभावनाएं और अवसर देगी, लेकिन अब वही हमारी कैद बन चुकी है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट जो कभी केवल उपकरण थे, अब इंसान की सोच, आदत और जीवन की हर छोटी छोटी बात पर नजर रख रहे हैं। हर क्लिक, हर सर्च, हर बातचीत, यहां तक कि हमारे भाव और पसंद सब रिकॉर्ड हो रहा है। हमारी जिंदगी का नक्शा, हमारी प्राथमिकताएं, हमारे डर और हमारी आशाएं सब उन मशीनों के पास है जिन्हें हमने ही बनाया था। सोशल मीडिया ने हमें दोस्त और दुनिया से जोड़ने का वादा किया था, लेकिन असलियत यह है कि उसने हमें एल्गोरिदम की गुलामी में धकेल दिया। हम सोचते हैं कि हम अपनी पसंद के मुताबिक देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। हम समझते हैं कि हम चुनाव कर रहे हैं, कौन सा वीडियो देखें, कौन से समाचार पढ़ें, किससे दोस्ती करें या नफरत करें। पर सच्चाई यह है कि चुनाव पहले ही हमारे लिए तय कर दिए गए हैं। यह तय किया जा रहा है कि हम क्या सोचेंगे, क्या पसंद करेंगे, किस विषय पर ध्यान देंगे और किस चीज को नजरअंदाज करेंगे। और ये केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है। चीन में सोशल क्रेडिट सिस्टम, अमेरिका में मास सर्वेलेंस और भारत में डेटा ट्रैकिंग, ये सब संकेत है कि टेक्नोलॉजी अब केवल सुविधा का साधन नहीं रही, बल्कि नियंत्रण का हथियार बन चुकी है। जो ताकतें इस हथियार को चला रही है वे हमारी आजादी को धीरे धीरे बिना आवाज के हमसे छीन रही है। हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, जबकि हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारी निर्णय लेने की शक्ति पहले से ही निर्धारित की जा चुकी है। सोचिए, जब इंसान अपनी प्राइवेसी खो देता है तो बचता ही क्या है? हमारी पहचान, हमारी सोच, हमारी जिंदगी सब स्क्रीन पर डेटा पॉइंट बनकर बिक रही है। और जो इसे खरीद सकते हैं वही तय करेंगे कि हम कौन होंगे, हमारी राय क्या होगी और हम किस रास्ते पर चलेंगे। इंसान अब सिर्फ खुद का मालिक नहीं है, उसकी दुनिया, उसकी पसंद और उसका भविष्य सब डिजिटल हाथों में जा चुका है। टेक्नोलॉजी का ये पिंजरा इतना चमकदार और आकर्षक है कि हमें इसकी सलाखें दिखती ही नहीं। हम इसे प्रगति और आधुनिकता का नाम देते हैं, लेकिन अंदर से
ये हमारी आत्मा और हमारी चेतना को धीरे धीरे कैद कर रहा है। हम सोचते हैं कि ये सुविधा है, ये आजादी है, लेकिन असल में ये हमें एक सुनहरी जेल में बंद कर रहा है। और जैसे जैसे ये पिंजरा गहरा होता है, इंसान धीरे धीरे अपने भीतर की ताकत और स्वतंत्रता खोने लगता है। हम अब केवल मशीनों के निर्देशों और सिस्टम के पैटर्न के अनुसार चलने वाले जीव बन गए हैं। हमारी सोच, हमारी आदत और हमारी पसंद सब मशीनों के लिए डेटा बन चुकी है। और जब आत्मा कैद हो जाए, जब इंसान का निर्णय और स्वतंत्रता केवल एल्गोरिदम्स और मशीनों के हाथ में हो, तो इंसान किस हद तक टूट सकता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वो समय जिसमें यह तय होगा कि क्या इंसान अपनी चेतना और स्वतंत्रता वापस पा सकेगा, या पूरी तरह इस डिजिटल पिंजरे में बंद होकर अपनी खुद की पहचान खो देगा। ये पिंजरा डरावना है, लेकिन आकर्षक भी है। इसका चमकदार दिखावा हमें भ्रम में रखता है कि हम प्रगति कर रहे हैं, जबकि अंदर से हमारी दुनिया धीरे धीरे खंडहर में बदल रही है। और यही चेतावनी है जो हमें सचेत करती है कि अब केवल सोचने और देखने से काम नहीं चलेगा, कदम उठाना ही बचेगा, वरना आने वाला समय इंसानियत को पूरी तरह बदल कर रख देगा। चैप्टर 6, गुस्सा और बगावत। जब अन्याय बहुत गहरा हो जाता है तो लोगों के भीतर दबा हुआ गुस्सा फटकर बाहर आता है। ये गुस्सा कभी सड़कों पर ट्रैक्टरों के पहियों में बदल जाता है, जहां किसान अपनी जमीन और हक के लिए लड़ते हैं। कभी ये गुस्सा जलते हुए टायरों और नारेबाजी में बदल जाता है, जहां बेरोजगार नौजवान सिस्टम से जवाब मांगते हैं। और कभी ये गुस्सा झंडों और हथियारों में बदलकर पूरे पूरे देशों को हिला देता है। लेकिन इस गुस्से की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि ये अक्सर गलत दिशा में बहा दिया जाता है। जनता का आक्रोश उन ताकतवरों तक नहीं पहुंचता जिन्होंने हालात बिगाड़े, बल्कि कमजोरों पर टूट पड़ता है। कहीं प्रवासी मजदूरों को दुश्मन बना दिया जाता है, कहीं अल्पसंख्यक समुदाय को। ये गुस्सा नेताओं और कॉरपोरेशनों के दरवाजों तक नहीं जाता, बल्कि वही लोग इसका शिकार बनते हैं जो पहले से पीड़ित है। इतिहास गवाह है कि जब जब लोग बगावत पर उतरे, दुनिया हिली, फ्रांसीसी क्रांति से लेकर अरब स्प्रिंग तक। लेकिन साथ ही इतिहास ये भी कहता है कि हर क्रांति के बाद नया सिस्टम भी उतना ही निर्दयी बन सकता है जितना पुराना था। यही डर आज भी जिंदा है। जब लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पर उतरते हैं तो सवाल उठता है, क्या ये गुस्सा सच में कुछ बदलेगा या सिर्फ एक और खूनी अध्याय जोड़ देगा? दुनिया आज उसी मोड़ पर खड़ी है। गुस्सा हर तरफ है, बगावत की आग जगह जगह सुलग रही है, पर यह आग किसे जलाएगी और किसे रोशनी देगी, यही सबसे बड़ा रहस्य है। और अगर इस आग का कोई सही रास्ता नहीं निकला तो ये हमें ऐसी खाई में धकेल सकती है जहां से लौटना शायद मुमकिन ही न हो। चैप्टर 7, सौदेबाजी और झूठी उम्मीद। जब गुस्से की आग सब तरफ फैलने लगती है तो सत्ता और सिस्टम लोगों को शांत करने के लिए नए नए वादे गढ़ते हैं। वे कहते हैं, हम ग्रीन हो रहे हैं, हम सबके लिए न्याय लाएंगे, अब चीजें बदलेंगी। लेकिन ये बदलाव असली नहीं होते। ये सिर्फ प्लास्टर की परत होती है जो टूटे हुए ढांचे पर चढ़ा दी जाती है ताकि दरारें कुछ समय के लिए छिप जाए। कंपनियां कार्बन न्यूट्रल होने का ढोल पीटती है, लेकिन पीछे उनकी फैक्ट्रियां पहले से ज्यादा जहर उगलती रहती है। सरकारें सुधार के नाम पर कानून पास करती है, मगर असल में वही अमीरों के फायदे के लिए बने होते हैं। एनजीओज और बड़ी बड़ी संस्थाएं समाज बदलने की कहानियां सुनाती है, जबकि उनका असली काम होता है सिस्टम को बचाए रखना ताकि सब वैसा ही चलता रहे। लोग भी इन झूठी उम्मीदों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि सच का सामना करना और उससे जूझना आसान नहीं होता। शायद थोड़े बहुत बदलाव से ही सब ठीक हो जाएगा, ये सोच हमें तसल्ली देती है। लेकिन असल में ये तसल्ली एक धीमा जहर है, क्योंकि जब हम सौदेबाजी में खो जाते हैं तो असली क्रांति की ताकत खो बैठते हैं। यही वजह है कि दुनिया आज एक अजीब नींद में जी रही है, जहां सब जानते हैं कि समस्या का इलाज सतही सुधारों से नहीं होगा, पर फिर भी
वे उसी धोखे को सच मानकर चैन ढूंढते हैं। ये झूठी उम्मीदें हमें असली समाधान से दूर रखती हैं और धीरे धीरे हमें उस गहरी खाई की तरफ धकेलती है जहां से उठने की ताकत ही खत्म हो जाती है। चैप्टर 8, उदासी और थकान। जब हर वादा झूठ निकले और हर सुधार नकली लगे तो इंसान के अंदर बचती है बस थकान। ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी है। लोग मानने लगते हैं कि कुछ बदलने वाला नहीं है। धरती जल रही है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमें आजाद करने के बजाय और कैद कर रही है, और हम बस तमाशा देख रहे हैं। इस उदासी का असर हर जगह दिखता है। नौजवान जिन्हें दुनिया बदलनी थी, वे अब कुछ नहीं हो सकता कहकर अपने सपनों को दफना देते हैं। लाखों लोग क्लाइमेट एंजाइटी से जूझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि चाहे जितनी कोशिश कर लो, भविष्य पहले से ही अंधकार में लिखा जा चुका है। समाज का भरोसा अपने नेताओं, अपने सिस्टम और यहां तक कि खुद पर से भी उठने लगता है। ये थकान हमें अंदर से हॉलो बना देती है। इंसान अब बड़े सपने नहीं देखता, बस सर्वाइवल को ही अपनी सबसे बड़ी जीत मान लेता है। यही कारण है कि मानसिक बीमारियां, अकेलापन और निराशा इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम डूब रहे हैं, लेकिन किसी में तैरने की हिम्मत नहीं बची। फिर भी इतिहास यही कहता है कि सबसे गहरी अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। सवाल यही है, क्या ये उदासी हमारी कब्र बन जाएगी, या यही दर्द हमें मजबूर करेगा कि हम उठें और रास्ता खोजें। चैप्टर 9, नया रास्ता। हर तूफान जब अपने पीछे तबाही छोड़ता है तो जमीन पर नई मिट्टी भी बिछा जाता है। इंसान आज जिस अंधे मोड़ पर खड़ा है, वहां से दो ही रास्ते निकलते हैं। एक जो हमें और गहरी खाई में धकेल देगा, और दूसरा जो हमें एक नई शुरुआत की तरफ ले जा सकता है। सवाल यह नहीं कि दुनिया बचेगी या नहीं, सवाल यह है कि हम किस तरह की दुनिया चुनेंगे। नया रास्ता वही है जहां इंसान और प्रकृति को दुश्मन नहीं, साथी माना जाए। जहां विकास का मतलब पेड़ काटकर इमारतें बनाना नहीं, बल्कि ऐसी तकनीक बनाना हो जो धरती को सांस लेने दे। जहां जेनेटिक्स और एआई का इस्तेमाल इंसान को प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं, बल्कि बीमारियों को मिटाने और जीवन को बेहतर करने के लिए हो। पूंजीवाद के टूटे ढांचे को पकड़कर खड़े रहना अब मूर्खता है। अब जरूरत है ऐसे सिस्टम की जो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए काम करे। छोटे छोटे समुदाय, लोकल अर्थव्यवस्था, साफ ऊर्जा और ऐसे समाज की नींव जो नफरत की दीवारों पर नहीं, बल्कि बराबरी की जमीन पर खड़ा हो। यही असली रास्ता है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। पुराने ढांचे को तोड़ना दर्द देगा, कुर्बानियां मांगेगा, और सबसे मुश्किल यह होगा कि हमें खुद अपनी आदतें बदलनी होंगी, क्योंकि असली दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, हमारे भीतर भी बैठा है। फिर भी अगर इंसान ने यह हिम्मत दिखाई तो एंड टाइम्स वास्तव में अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत साबित होंगे। पर अगर यह हिम्मत न दिखाई तो अंधेरा इतना गहरा हो जाएगा कि सुबह का नाम भी भुला दिया जाएगा। चैप्टर 10, स्वीकार और नई सुबह। हर त्रासदी, हर संकट, हर तबाही आखिरकार हमें एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें सच स्वीकारना पड़ता है। और सच ये है कि जिस दुनिया को हम जानते थे वो अब कभी वैसी नहीं होगी। पुराने सपने, पुराने ढांचे, पुराने भरोसे सब राख में बदल चुके हैं। यही एंड टाइम्स का असली मतलब है, अंत का सामना करना। लेकिन अंत के साथ एक मौका भी आता है, नई सुबह का। जब इंसान स्वीकार कर लेता है कि पिछली राह खत्म हो चुकी है, तभी वो नया रास्ता तलाशना शुरू करता है। यही स्वीकार हमें जिंदा रखता है, यही हमें वो ताकत देता है जिससे हम फिर से उठ सके। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, ये वो बिंदु है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। ये मान लेना कि दुनिया टूटी हुई है, कि सत्ता झूठी है, कि सिस्टम भ्रष्ट है, और फिर भी ये विश्वास रखना कि हम मिलकर एक अलग दुनिया बना सकते हैं। यही क्रांति का बीज है। नई सुबह आसान नहीं होगी,
हमें अपनी आदतों को बदलना होगा, अपने लालच पर काबू करना होगा और अपने डर से ऊपर उठना होगा। लेकिन अगर इंसान ये स्वीकार कर ले कि वो अकेला नहीं है, कि पूरी इंसानियत उसी नाव में बैठी है, तो अंधेरे से निकलकर रोशनी तक पहुंचना मुमकिन है। एंड टाइम्स का सफर हमें यह सिखाता है कि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। सवाल यह नहीं कि दुनिया खत्म होगी या नहीं, सवाल यह है कि जब अगली सुबह आएगी तो हम किस तरह की दुनिया देखने के लिए तैयार होंगे। और शायद यही सबसे बड़ा सच है, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह को रोक नहीं सकता। तो ये था एंड टाइम्स का सफर, एक ऐसा सफर जिसने हमें दिखाया कि दुनिया किस मोड़ पर खड़ी है। टूटा हुआ सिस्टम, जलती हुई धरती, बिखरी हुई सोसाइटी, टेक्नोलॉजी का पिंजरा, गुस्सा, सौदेबाजी, उदासी और आखिरकार नई सुबह की तलाश। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या हम बस दर्शक बने रहेंगे या इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे? अगर हम खड़े नहीं हुए तो वही ताकतें जो हमें बांध कर रखे हुए हैं हमारी अगली पीढ़ियों का भी दम घोंट देंगी। और अगर हम उठ गए तो शायद यही अंधेरा हमारी नई सुबह का जन्म दे। और यही असली क्रांति है, सच को देखना, सच को स्वीकारना और मिलकर नया रास्ता बनाना। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल दिमाग को हिला दिया है तो इस मैसेज को दबाकर मत रखो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपनी राय जरूर दो। आप जिस भी शहर, जिस भी देश से हो, लिखो तुम्हारे हिसाब से दुनिया किस मोड़ पर खड़ी है। और हां, अगर आप चाहते हो ऐसी ही आंखें खोल देने वाली बातें सुनते रहना तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन ऑन करो ताकि अगला झटका सबसे पहले तुम्हें लगे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक आंदोलन की शुरुआत है। जितना ज्यादा इस मैसेज को फैलाओगे उतनी ही तेज होगी वो आवाज जो इस सिस्टम की नींव हिला देगी। तो चलो मिलकर उठाते हैं ये पुकार, अंधेरे को तोड़ो, नई सुबह का स्वागत करो।